गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया हैं, ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया हैं, और रानी तो रानी पद्मनी और बाकी सब गधैया हैं। जी हाँ, ये कविता रानी पद्मनी के विषय में है। मैं अनुज सोम स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे महारानी पद्मनी के विषय में, जिसे इतिहास में गलत नाम से प्रस्तुत किया गया था। देखिए, रानी पद्मनी को इतिहासकारों के द्वारा रानी पद्मावती के नाम से प्रस्तुत किया गया है, जो गलत है। हुआ यह था कि 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत, और इसी के माध्यम से जो इतिहासकारों ने डाटा लिया है वो इसी ग्रंथ के माध्यम से लिया गया है, जबकि ये एक काव्य है। ये काव्य रानी पद्मनी की कथा से प्रेरित है। हालांकि इस काव्य में काफी अतिशयोक्ति भी है और इसका इतिहास से काफी हद तक लेना देना तो है, लेकिन पूर्ण रूप से ये ग्रंथ सत्य नहीं है। तो आज हम बात करेंगे रानी पद्मनी के विषय में। पिछली वीडियो में मैंने आपको राणा खुमान द्वितीय के विषय में पढ़ाया था। तो खुमान के बाद जो गहलोत परिवार में अगले सबसे यशस्वी रावल हुए हैं, ये थे रावल जैत सिंह। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हुआ ये था कि लगभग 400 से 500 वर्षों तक इस परिवार ने अरब आक्रमणकारियों को तो भारत में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और इसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना होती है। तो अरब तो भारत में सफल हो नहीं पाए थे। भारत में जो इस्लाम धर्म को स्थापित किया था, ये किया था तुर्कियों के द्वारा। तो तुर्की लोगों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था और पहला जो इनका शासक हुआ कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन के चूंकि कोई संतान नहीं थी तो कुतुबुद्दीन का एक दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश साम्राज्यवादी व्यक्ति था और इल्तुतमिश ने मेवाड़ पे आक्रमण किया, लेकिन मेवाड़ पे जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण को जैत सिंह ने विफल किया था। हालांकि यहाँ पे देखिए दो युद्ध हुए हैं। एक युद्ध था भूताला का युद्ध और दूसरा युद्ध था तुलमुल का युद्ध। इन दो युद्धों में जो पहला युद्ध था, इस युद्ध में दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो पाया था। हालांकि इस युद्ध में इल्तुतमिश के द्वारा जो नागदा क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया गया था और इस क्षेत्र को तहस नहस करने के बाद इस पूरे क्षेत्र के जो मंदिर हैं वे भी नष्ट कर दिए गए थे। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर था सहस्त्रबाहु मंदिर। आज भी ये मंदिर सासबहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये अपभ्रंश हो गया। आज पहले ये सहस्त्रबाहु मंदिर था, जिसे आज इतिहास में सासबहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जैत सिंह वो शासक थे जिन्होंने इल्तुतमिश को मेवाड़ में सफल होने नहीं दिया था। अब जैत सिंह के बाद जो अगले शासक हुए ये थे आपके तेज सिंह। तेज सिंह के बाद अगले शासक हुए समर सिंह और समर सिंह के पुत्र हुए रतन सिंह। रतन सिंह की जो पत्नी है ये थी पद्मनी, जिसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात है लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, क्योंकि बात 1303 की है तो 1303 को हम 14वीं शताब्दी में काउंट करेंगे। तो 1303 की बात है। 1303 में रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में भी क्या हुआ, चेंज हुआ था। दिल्ली सल्तनत में 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे, इनके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी और इनका नाम था फिरोज खिलजी। तो फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके 1296 में दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद यहां से दिल्ली सल्तनत की साम्राज्यवादी नीति शुरू होती है। इससे पहले के शासकों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण नहीं किया था। हालांकि इससे पहले जो शासक हुए हैं उन्होंने काफी क्षेत्र जीतने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय शासकों के द्वारा हर बार उन्हें पराजित किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सफल क्यों हो पाया, इसका कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और देवगिरी जो है इस समय यादवों के अधीन थी। तो यादवों से देवगिरी का जो भाग है ये अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था और बड़ी मात्रा में यहां से धन एकत्रित किया था। हालांकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहां पे कब्जा नहीं करता, केवल वो यहां से टैक्स ही वसूलता है। तो इस क्षेत्र से, देवगिरी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में उसे जब धन मिला और इसी धन की वजह से उसके मन में शासक बनने की प्रबल इच्छा जागी और इसी क्रम में उसने अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली पर कब्जा किया। तो बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य प्रवर्ती का व्यक्ति था और अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को विजित करने का मन बनाया। इसके लिए उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। उसकी इच्छा यह थी कि वो पूरे विश्व को जीते, लेकिन काजी मुगुसुद्दीन के कहने पर उसने ऐसा नहीं किया।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था, यह अभियान हुआ गुजरात के विरुद्ध। गुजरात में इस समय बघेल शासक करण सिंह का शासन था और करण सिंह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित होता है और गुजरात पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। देखिए, गुजरात पर अधिकार करने का मेन कारण यह था कि गुजरात प्राचीन समय से ही व्यापारियों का काफी बड़ा हब रहा है। यहां से मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लिए व्यापार होता था, तो बड़ी मात्रा में सोना और चांदी गुजरात में आकर एकत्रित होता था और इसी को हड़पने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात अभियान किया। अब सवाल यह उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करना क्यों पड़ा? तो इसके दो कारण इतिहास में बताए जाते हैं। एक कारण यह था कि गुजरात जाने के लिए जो मार्ग गुजरता था वो चित्तौड़ के क्षेत्र से होकर गुजरता था, और दूसरा कारण यह था कि चित्तौड़ की जो रानी थी पद्मिनी, उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे भारत में उस समय थे। जैसे मैंने भी आपको एक कविता सुनाई है, तो इस कविता का सार यह है कि पूरे भारत में उन जैसी कोई भी रानी नहीं थी। रावल रतन सिंह के दरबार में एक कवि हुए हैं और इन कवि का नाम था रघुनाथ। कवि रघुनाथ के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दी जाती है कि रतन सिंह की पत्नी पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, जो बॉलीवुड की एक फिल्म बनाई गई थी पद्मावत जो कहानी है ये मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उससे प्रेरित है, जबकि जो मैं आपको कहानी आज सुना रहा हूं ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। उसमें कुछ घटनाएं काल्पनिक दर्शाई गई हैं। जैसे उसमें दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दी जाती है। देखिए भाई, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये एक राजकवि था। इसकी जाति का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। ये केवल ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। एक राजकवि के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को रानी की सुंदरता की सूचना दी जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी को एक तो क्या है, रानी को पाना है, और दूसरा उसे गुजरात पर अगर अधिकार करना है तो उससे सबसे पहले मेवाड़ को जीतना है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। लेकिन मेवाड़ के आक्रमण से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले को जीता था। रणथंभौर इस समय चौहान वंशी शासक हमीर के पास था और हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को लगभग पराजित ही कर दिया था। लेकिन हमीर का गद्दार सेनापति था रणमल और उसका एक सहायक था रतनपाल। इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, क्योंकि क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देता है कि मैं हमीर को हटा के आपको शासक बना दूंगा। तो ये दोनों के दोनों गद्दार अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और इसी क्रम में यहाँ पे हमीर की क्या कर दी जाती है, हत्या। यहाँ पे एक भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है कि भारत में सबसे पहले जल जोहर की जो घटना है वो रणथंभौर के किले में घटित हुई थी। हुआ यह था कि हमीर की एक पुत्री थी और इनका नाम था पद्मला ने अपने शरीर पर पत्थर बांध के वे एक तालाब में कूद गई थी और ये इतिहास में पहली घटना थी जल जोहर की। और इसी के लिए ये जो तालाब है ये पद्मला तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि इन दो गद्दार सेनापतियों की वजह से हमीर जो है इस किले को हार जाते हैं और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआती जो क्षेत्र है रणथंभौर इसको जीत लिया और इसके बाद इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की जो घटना है ये है 1303 की। अब जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत को भी जीता और बड़ी मात्रा में इसके पास पैसा था। तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने नगद सेना रखी थी। नगद सेना का मतलब ये, पहले जो सेना होती थी, पहले सेना को किसी एक भूभाग मतलब सैनिकों को नगद वेतन न देके एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और उसी के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, तो इसके पास 3,70,000 सेना थी और इसके अधिकांश सैनिकों ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो राणा रावल रतन सिंह के पास जो है सेना काफी कम थी। लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को किले में प्रवेश नहीं करने दिया। बड़े लंबे समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने जब किला घेरे रखा और उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो ये मक्कार जालसाज एक चाल चलता है। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के पास एक प्रपोजल भेजता है, एक प्रस्ताव भेजता है और कहता है कि आप जो है हमसे संधि कर लें और इसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा।
तो रावल रतन सिंह भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। कारण इसका ये था कि चित्तौड़ का जो किला है यहाँ पे पानी की समस्या पैदा हो गई थी और जो खाद्यान्न है यानी कि अनाज वगैरह जो है ये भी खत्म होता जा रहा था। ज्यादा लंबे समय तक राणा किले में सुरक्षित नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए वे भी जो है तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रावल रतन सिंह संधि करने के लिए किले से बाहर जाते हैं, ये मक्कार व्यक्ति रावल रतन सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद ये रानी के पास संदेश भेजता है कि अगर आपको रतन सिंह को छुड़ाना है तो आप अपने आप को, यानी कि ये संदेश भेजता है रानी के पास कि आपको मुझे समर्पित करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये होता है कि रानी को जब संदेश मिलता है कि रावल रतन सिंह के साथ जो है गद्दारी की गई है, तो रानी जो है क्या करती है, रानी बहुत यशस्वी रानी थी, दिमागदार रानी थी। इनके द्वारा क्या किया जाता है, अपने सेनापति गोरा और बादल को बुलाया जाता है। यहाँ पे सेनापति प्रमुख गोरा थे, बादल जो है ये गोरा के भतीजे थे, मतलब ये आपस में चाचा भतीजे थे और उस समय के सबसे दक्ष सेनापति थे, बड़े बलवान ये योद्धा थे। इन्होंने आके जब ये बात सुनी कि रावल रतन सिंह को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इन्होंने एक जैसे मतलब हुआ ये कि गद्दारी का जो जवाब है वो गद्दारी से दिया जाए, इसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना भिजवाई कि रानी आने के लिए तैयार है, लेकिन रानी अपनी 700 पालकी में आएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी को इसमें कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ कि 700 पालकी में रानी आएंगी। कारण यह था कि इस समय जो ये घराना था अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था और जब भी रानी बाहर निकलती थी तो उनके सम्मान में बहुत सारी पालकी उनके पीछे पीछे चलती थी। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ था कि इन पालकियों में स्त्रियों के वेश में एक शक्तिशाली राजपूत योद्धा बैठा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, गोरा बादल ने चाल चली और जितने भी सबसे शक्तिशाली योद्धा थे उनको एकत्रित किया, उनको स्त्री के वेश में पालकी में बैठाया और उनके लिए एक क्या हुआ, प्रत्येक पालकी में 4-4 कहार हुए। इस तरीके से काफी ठीक ठाक सेना इनके द्वारा इकट्ठी कर ली गई और इस सेना के द्वारा पालकी में बैठ के स्त्री के भेष में ये जो है रानी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। रानी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके बोलती है कि मैं अपने आप को आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आप एक बार रतन सिंह से मिलने का अवसर जरूर दें। अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए तैयार हो जाता है और रानी रावल रतन सिंह के पास जाती हैं। जैसे ही रानी रावल रतन सिंह के पास जाती हैं, वो उन्हें कैसे छुड़ाती हैं और छुड़ाने के बाद कुछ सैनिकों के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है और रानी सुरक्षित रावल रतन सिंह को चित्तौड़गढ़ के किले में पुनः वापस ले आती है। और इसके बाद जो मारकाट वहां पे मचती है वो बड़ी ही अद्भुत थी। यहाँ पे गोरा बादल का जो बलिदान है वो आप सभी ने सुना होगा कि सिर कटने के बाद भी उनके धड़ बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक हतप्रभ थे कि इतनी छोटी सी सेना ने उनकी एक विशाल सेना की टुकड़ी को किस तरीके से तहस नहस कर दिया था। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ने अलाउद्दीन खिलजी की वो धज्जियां उड़ाई कि अलाउद्दीन खिलजी को यह होश ही नहीं रहा कि किस तरीके से रानी के द्वारा रावल रतन सिंह को सुरक्षित किले में पहुंचा दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ पे गोरा और बादल का जो बलिदान है वो पूरे राजपूत परिवार के लिए बड़ा बलशाली है, मतलब पूरे राजपूत परिवार के लिए बड़ा एक तरीके से गर्व करने वाला है। तो इन्होंने सिर कटने के बाद भी बड़ी संख्या में मारकाट मचाई थी। कुछ योद्धा तो देख के हाथ पर बह रह गए थे, कुछ ने भूत कहा, कुछ ने कुछ कहा, लेकिन उसके बाद जो मारकाट मची है यहाँ पे उसका वर्णन मेरे मुंह से नहीं किया जा सकता। मैं इसके लिए मैं उस घटना को अपने मुंह से नहीं बता सकता, इतना जबरदस्त वो नरसंहार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी केवल देखता रह गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब रावल रतन सिंह जब वापस आते हैं किले में तो उन्हें ये पता था कि अलाउद्दीन खिलजी दोबारा से किले पर आक्रमण करेगा, इसके लिए वो पहले से ही तैयारी करते हैं। और यहाँ पे एक कथा का उल्लेख भी यहाँ पे किया जाता है कि रावल रतन सिंह को सपने में माता के द्वारा दर्शन दिए गए और उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि आप इस किले पर लंबे समय तक अधिकार नहीं रख सकते।
तो रावल रतन सिंह ने ये जानकारी अपने जो प्रसिद्ध सेनापति हैं उनको दी और इसके लिए उन्होंने मंत्रणा करना शुरू की कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से निपटा जा सके। इसके लिए उन्होंने किले की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए। जैसा उन्हें लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, ऐसा हुआ भी। अलाउद्दीन खिलजी ने बदला लेने के लिए आक्रमण किया और एक विशाल सेना उसने किले के चारों तरफ एकत्रित कर दी। लंबे समय तक रतन सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को किले के बाहर रोका रखा गया, लेकिन लंबे समय तक जब किला घिरा रहा तो खाद्यान्न आपूर्ति और जल आपूर्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किले की बंद कर दी थी, जिससे क्या हुआ, लोग भूखा मरने शुरू हुए। तो रावल रतन सिंह के पास अब युद्ध करने के लिए कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे पहला साका किया। अब देखिए साका होता क्या है। साका के विषय में मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो साका होता क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला साका हुआ, सभी राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पगड़ी बांधी और वे युद्ध के लिए निकल पड़े और भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गद्दारी की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धोखे से रतन सिंह की हत्या की जाती है। जब रतन सिंह की हत्या हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी रानी को पाने के लिए बड़ा उत्सुक होता है और किले में वो जाता है। लेकिन इससे पहले ही रानी को सूचना मिलती है कि रावल रतन सिंह अब नहीं रहे। जैसे उन्हें यह सूचना मिलती है तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में चिता जलवाई और लगभग 20,000 के आसपास रानी और उनकी सेविक और जो प्रमुख योद्धा थे उनकी पत्नियों ने इस समय जोहर किया था। बड़ी मात्रा में चिता किले में जलाई गई हैं और जब ये दृश्य अलाउद्दीन खिलजी को दिखाई दिया तो वो बड़ा पछताया। किले में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन यहां से मैं आपको बता दूं, जब ये इस समय जोहर हुआ था तो रावल रतन सिंह के 12 संतान थी। 12 संतानों में से 11 संतान तो जो है इस युद्ध में मारी गई थी, लेकिन एक संतान को बचा दिया गया था। कारण ये था कि परिवार को आगे कैसे चला जाए, इसके लिए एक बंदे को बचना जरूरी था। तो यहाँ पे इनके एक पुत्र थे करण सिंह। करण सिंह किले से चले जाते हैं और करण सिंह ने आगे जाके दोबारा से किले को प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। करण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था राहप और दूसरे का नाम था माहप। तो माहप ने डुगुरपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और राहप ने अपने पिता करण सिंह के साथ मिलकर पुनः चित्तौड़गढ़ के किले को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ चीज में एक चीज और भी यहाँ से आपको शेयर कर दूं, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने किला जीत लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद कर दिया था। पूरे चित्तौड़ का नाम जो है उसने खिजराबाद कर दिया था और लगभग 15 से 20 साल तक ये जो किला है या ये जो क्षेत्र है चित्तौड़, ये मुस्लिमों के अधिकार में रहा। बाद में यहाँ पे एक और शासक हुए हैं भुवन सिंह। तो भुवन सिंह ने किला दोबारा से प्राप्त किया था। साथ ही साथ मैं बता दूं, करण सिंह के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राहप। ये राहप सिसोद नामक गांव में जाके बसे थे और इसी के बाद इस वंश को गहलोत के स्थान पर सिसोदिया, मतलब कि ये दोबारा बताता हूं मैं, हुआ ये था कि राहप जो है सिसोद नामक जब स्थान पर जाके बसे तो आगे के जो शासक हैं वे सिसोदिया कहलाए। स्थान विशेष से ये सिसोदिया कहलाए और इसी कारण गहलोत परिवार को सिसोदिया कहा गया। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कैसे ये आगे रावल परिवार महाराणा में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अगली सीरीज के माध्यम से आपको बताऊंगा कि रावल परिवार किस तरीके से राणा परिवार में कन्वर्ट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।